वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटी कोगुलेंट एजेंट्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट लेंगे एंटी प्लेटलेट एजेंट से और जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन के प्रोसेस से। उसके बाद हम मूव करेंगे एंटी कोगुलेंट्स की तरफ। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स या एंटी प्लेटलेट्स जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन। एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स को हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इन ड्रग्स को पढ़ने के बाद जो है हम एंटी कोगुलेंट्स एजेंट्स की तरफ मूव करेंगे। इनके मैकेनिज्म को समझने के लिए या प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को पढ़ने से पहले हम जो है एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स या जो ड्रग्स हैं उनके बारे में एक रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एंटी प्लेटलेट्स एजेंट हैं, एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स मीन्स वो ड्रग्स जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को होने से रोकती हैं। इसमें हमारे पास आती हैं 4 कैटेगरीज। पहली है हमारे पास COX-1 इनहिबिटर्स। COX-1 इनहिबिटर्स में हमारे पास जो सबसे फेमस ड्रग्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है दैट इज़ एस्प्रिन। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इनको हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमारे पास आती है टिकाग्रिलर एंड कॉनग्रिलर, जबकि जो इरिवर्सिबल है उसमें हमारे पास आती है क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडीन एंड प्रोसुग्रिल। इनके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स की वो है जीपी। जीपी स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं एंड सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो है एप्सिक्जिमैब, जबकि जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो है एप्टिफिबाटाइड और जो दूसरी ड्रग है वो है टायरोफाइबिन। इसके बाद जो है हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी आती है एंटीप्लेटलेट्स एजेंट की वो है हमारे पास फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर्स। फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर्स में जो है हमारे पास आती है डायपाइरिडामोल एंड सिलोस्टाजोल। तो ये जो है हमारे पास ओवरऑल एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स या एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स हैं। अब इनका जो मैकेनिज़्म है उसे समझने के लिए सबसे पहले जो है हमें जो स्टडी करना पड़ेगा वो क्या है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। हम साथ साथ प्लेटलेट एग्रीगेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे और उसी में जो है हम इन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमें इन ड्रग्स का मैकेनिज़्म समझने के लिए जो है हम सबसे पहले जो चीज़ स्टार्ट करेंगे वो हो गए प्लेटलेट एग्रीगेशन का प्रोसेस। तो हम स्टार्ट लेते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन के प्रोसेस से और वहीं पे जो है हम इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन का प्रोसेस। जब हमारे पास कोई डैमेज नहीं है और प्लेटलेट्स जो हैं वो रेस्ट पर हैं, उस कंडीशन को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद जो है जैसे ही डैमेज आएगा, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, कौन कौन से मीडिएटर्स या फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो एट रेस्ट पोजीशन पे जब आपकी बॉडी में कोई भी डैमेज नहीं है तब हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स, WBCs एंड RBCs। यहाँ पे जो है आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक ब्लड वेसल जो है बनी हुई है, उसके अंदर जो है डिफरेंट जो है फ्लूइड्स और बाकी चीज़ें फ़्लो कर रही हैं। और जो है हमारे पास जो इनर साइड होती है ब्लड वेसल्स की उसे हम कहते हैं एंडोथेलियल लेयर, जो एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती है। इस ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास जो है फ्रीली फ़्लो कर रहे होते हैं RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है इस टाइम जो है वो फ्रीली फ़्लो कर रहे हैं। तो वो फ्रीली फ़्लो किस तरह से कर रहे होते हैं? वो इस तरह से फ्रीली फ़्लो कर रहे हैं हमारे पास कि हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं 2 मेन चीज़ें। उन 2 मेन केमिकल्स की वजह से जो है हमारे प्लेटलेट्स जो है फ्रीली मूव करते हैं और जो है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ आके
अटैच नहीं होते। तो हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो हैं नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 रिलीज़ करते हैं, जिसे हम प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं। जब तक जो है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर इन दो चीज़ों की अमाउंट ज़्यादा है, तब तक जो है आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड में फ्रीली मूव करते रहते हैं, और वो जो है आपके एंडोथेलियल सेल्स की लेयर्स या ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स हैं उनके साथ आके अटैच नहीं होते और कोई भी मीडिएटर अपना रिलीज़ नहीं करते। हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास साइक्लिक AMP होता है और कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट जो है एग्रीगेशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास प्लेटलेट्स जब ब्लड वेसल्स में फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो जिस टाइम वो ब्लड वेसल्स में फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि जो प्रोस्टासाइक्लिन है या जो PGI2 है, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन I2 भी कहते हैं, वो हमारे पास प्लेटलेट्स की जो सरफेस है उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। जब तक आपके ब्लड वेसल्स में प्रोस्टाग्लैंडिन की जो या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या प्रोस्टासाइक्लिन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, तब तक आपके जो प्लेटलेट्स के अंदर आपका साइक्लिक AMP की अमाउंट ज़्यादा है और कैल्शियम की अमाउंट कम है। इस कंडीशन के अंदर जो है आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो रेस्ट पोजीशन पे हैं। इट मीन्स कि वो कोई भी एग्रीगेशन फैक्टर रिलीज़ नहीं करेंगे। ये है इनका रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन में क्या है हमारे पास प्लेटलेट्स के लिए, कि जब भी हमारे प्लेटलेट्स, जब तक डैमेज नहीं है आपकी ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो रेस्ट पर हैं, तो वो वहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स में हमारे पास ब्लड वेसल्स में प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स के अंदर साइक्लिक AMP की अमाउंट ज़्यादा है और कैल्शियम की अमाउंट कम है। इस स्टेट में जो है हमारा प्लेटलेट जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है और वो कोई भी एग्रीगेशन फैक्टर रिलीज़ नहीं करेगा। ये हमारे पास होगी वो कंडीशन जब हमारे प्लेटलेट्स रेस्ट पर हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है प्लेटलेट्स जो हैं रेस्ट पे नहीं है, इट मीन्स कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें किसी वजह से डैमेज आ गया है या कोई कट लग गया है, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स किस तरह से जो है अपने फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं, कौन सी कंडीशन होती है और कौन कौन से जो है उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो जब हमारे पास कोई डैमेज होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि प्रोस्टासाइक्लिन की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, साइक्लिक AMP भी की अमाउंट भी कम हो जाएगी, जबकि जो कैल्शियम है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी और जो प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है वो हमारे पास एक 4 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें जो 3 स्टेप है वहाँ पर एग्रीगेशन होती है और जो हमारे पास 4 स्टेप है उसमें जो है हम कहते हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। तो जो मेन 3 स्टेप्स हैं उनमें हमारे पास जो है आता है एडिशन, देन एक्टिवेशन, देन एग्रीगेशन एंड लास्ट वन इज़ क्लॉट फॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट लेते हैं एडिशन से। तो हमारे पास क्या है, एडिशन में हमारे पास जो है कुछ रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास जो है आपकी जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाएगी तो हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल में कोलेजन प्रेजेंट है वो एक्सपोज्ड हो जाता है। अब जो एंडोथेलियल जो लेयर है या जो सेल्स थे वो जो है एक्सपोज हो गए कोलेजन की तरफ, तो वो वहाँ पे क्या होगी, अब उस जगह को बंद करने के लिए जो है प्लेटलेट्स जो हैं वो कोलेजन के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें जो हमारे प्लेटलेट्स हैं जब वो कोलेजन के साथ आके अटैच हो जाएं ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन। तो अब हमारे पास क्या है कि जो कुछ रिसेप्टर्स हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं प्लेटलेट्स को अटैच करने के लिए टू कोलेजन। प्लेटलेट्स के साथ जो है हमने पहले कैल्शियम के बारे में पढ़ा, हमने साइक्लिक AMP के बारे में पढ़ा, हमने प्रोस्टासाइक्लिन के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब जो है हमारे पास 3 तरह के रिसेप्टर्स हैं जो प्लेटलेट की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कोलेजन के साथ अटैच हो जाएं। तो ये हमारे पास जब तक हमारे पास जो है कोलेजन एक्सपोज नहीं हो जाता तब तक जो है ये प्लेटलेट्स जो है उसके साथ अटैच नहीं होते। तो इसमें हमारे पास जो रिसेप्टर्स आते हैं वो है ग्लाइकोप्रोटीन 1B95,
ग्लाइकोप्रोटीन 6 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 1A 2A रिसेप्टर्स। तो ये जो हैं हमारे पास 3 तरह के रिसेप्टर्स हैं जो प्लेटलेट्स को कोलेजन के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एडेशन। एडेशन के पास जो है, जब एक दफ़ा प्लेटलेट्स जो है वो अटैच हो गए आपके कोलेजन के साथ, उसके बाद जो है उनकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। अब एक्टिवेशन में हमारे पास क्या है कि जैसे ही हमारे पास एंडोथेलियल लेयर जो है वो डैमेज होगी तो हमारे पास जो प्रोस्टासाइक्लिन थे उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। प्रोस्टासाइक्लिन की क्वांटिटी कम होने की वजह से जो हमारे पास प्लेटलेट्स है उसके अंदर साइक्लिक एएमपी की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कैल्शियम के इंक्रीज़ होने की वजह से प्लेटलेट से जो है हमारे पास डिफरेंट ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है थ्रोम्बिन, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, सेरोटोनिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर्स। ये चीज़ें जो हैं ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में जो है हमारे पास प्लेटलेट से रिलीज़ होती हैं। हमारे पास जब भी प्लेटलेट अटैच हो जाता है कोलेजन के साथ, उसके बाद इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से इसमें से डिफरेंट मीडिएटर्स या केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का रीज़न जो है इंक्रीज कैल्शियम लेवल है। जो हमारे पास साइक्लिक एएमपी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जो हमारे पास सेकंड मैसेंजर है, तो कैल्शियम जो है हमारे पास डिफरेंट ग्रैन्यूल्स को रिलीज़ करवाता है, जिसमें हमारे पास हैं थ्रोम्बिन, एडीपी, सेरोटोनिन एंड पीएफ। अब ये जो हमारे पास मीडिएटर्स या ग्रैन्यूल्स जो रिलीज़ हुए हैं, ये जो है दूसरे प्लेटलेट्स को जो है अट्रैक्ट भी करते हैं अपनी तरफ और जो है उनकी एक्टिवेशन भी करवाते हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जो प्लेटलेट्स हैं उनका एक कैस्केड बन जाता है। वो कैस्केड जो एक दूसरे के साथ अटैच तो नहीं है लेकिन एक जगह पर जमा है, अभी तक एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए। इनकी एक्टिवेशन के बाद जो है इनकी एग्रीगेशन होती है। अब ये जो हमारे पास कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ हुआ है, एक तो इसने ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करवाए, सेकंड जो ये करेगा प्लेटलेट्स की जो फॉस्फोलिपिड लेयर है उसमें से रिलीज़ करवाता है आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड जब ये रिलीज़ करवाता है तो आर्किडोनिक एसिड हमारे पास कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट होने के लिए इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है वो है हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज 1। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोक्सिन A2 में, जो रिलीज़ हो जाता है हमारे पास आउट ऑफ द प्लेटलेट्स। ये भी हमारे पास जो है एक मीडिएटर या फैक्टर है प्लेटलेट्स का, जो हमारे पास बाकी प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा और जो है एग्रीगेशन में हेल्प आउट भी करते हैं। हमारे पास एक्टिवेशन में एक और चीज़ क्या होती है, वो ये है कि जो साइक्लिक एएमपी है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एटीपी में और इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है वो है हमारे पास फॉस्फोडाइस्टेरेज। उसके एक्शन की वजह से जो है हमारे पास साइक्लिक एएमपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में और फर्दर हमारे पास साइक्लिक एएमपी की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास जो एस्प्रिन है, जो हमने एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स पढ़े थे, उसमें हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी थी COX-1 इनहिबिटर्स की, जिसमें हमारे पास थी ड्रग एस्प्रिन। ये जो एस्प्रिन है ये हमारे पास ब्लॉक कर देती है COX-1 को। COX-1 को जब ये ब्लॉक कर देती है तो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो है एक्टिवेशन जो है वो प्लेटलेट्स की वो डिक्रीज़ हो जाती है। सेकंड जो हमने फोर्थ कैटेगरी पढ़ी थी एंटी प्लेटलेट्स ड्रग में, जिसमें थी हमारे पास फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स थे। वो हमारे पास क्या है, सिलोस्टिजोल एंड डायपाइरिडामोल। ये जो हमारे पास ड्रग्स थी ये फॉस्फोडाइस्टेरेज को इनहिबिट करती हैं ताकि जो है साइक्लिक एएमपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट ना हो और हमारे पास साइक्लिक एएमपी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। जब भी हमारे पास जो है साइक्लिक एएमपी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो ग्रैन्यूल्स वगैरह थे या जो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 वगैरह जितनी भी चीज़ें रिलीज़ हो रही थी उनका जो रिलीज़ है वो कम हो जाता है। हमारे पास
जितनी भी एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स हैं, वो तमाम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का जो साइड इफ़ेक्ट है वो है ब्लीडिंग। मींस हमारे पास हम जब भी एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स देते हैं तो उन सब का जो मेन साइड इफ़ेक्ट है, तमाम ड्रग्स का जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है हमारे पास ब्लीडिंग। हमारे पास प्लेटलेट्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं P2Y12 रिसेप्टर, जिस पे जाके बाइंड होता है हमारा ATP, जो फर्दर जो है हमारे पास एक्टिवेशन कराता है और प्लेटलेट्स की। तो हमारे पास हमने कैटेगरी पढ़ी थी ड्रग्स की, जो थे हमारे पास P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स थी, इसमें जो हमारे पास ड्रग्स थी वो थी क्लोपिडोग्रिल, प्रोसोग्रिल एंड टिक्लोपिडीन। ये हमारे पास ब्लॉक करती हैं P2Y12 रिसेप्टर को। तो हमारे पास जो ADP है उसकी अटैचमेंट नहीं हो सकती। ADP जब अटैच होता है इस रिसेप्टर के साथ तो वो फर्दर जो है कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता है। तो जब हमारे पास ADP यहाँ पे अटैच नहीं होगा तो कैल्शियम की जो अमाउंट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी प्लेटलेट्स में और उनकी एक्टिवेशन नहीं होगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिवेशन के बाद हमारे पास आती है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। अब हमारे पास आता है थर्ड स्टेप एग्रीगेशन, और जो फोर्थ स्टेप है वो क्लॉट फॉर्मेशन। ये एक दूसरे के साथ जो है काफ़ी इंटरलिंक्ड है। तो हमारे पास जो है डिफरेंट एक्टिवेशन फैक्टर्स निकले। हमारे पास थ्रोम्बिन रिलीज़ हुआ, सेरोटोनिन हुआ, ADP हुआ, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ हुआ। अब इन सब की रिलीज़ के बाद जो है हमारे पास जब कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास एक्टिवेशन होती है प्लेटलेट्स में एक रिसेप्टर की, जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है वो हमारे पास, मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास जो है कैस्केड बन गया, लेकिन अभी तक ये जो प्लेटलेट्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड नहीं हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं। तो इन सब को जोड़ने के लिए जो हमारे पास रिसेप्टर है वो है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर, जो एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट के साथ कंबाइन करता है। किस तरह से कि इनके बीच में आके अटैच हो जाता है फिब्रिनोजिन। ये जो फिब्रिनोजिन है ये एक प्लेटलेट के G प्रोटीन 2B3A रिसेप्टर और जो दूसरा प्लेटलेट है उसके GB2B3A जो रिसेप्टर है उन दोनों के बीच में आके अटैच हो जाता है। इस तरह से हमारे पास एग्रीगेशन होती है। हमारे पास जो कैटेगरी थी एक थर्ड कैटेगरी, वो थी GP2B3A रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें हमारे पास ड्रग्स थी एप्सिक्सिमैब, एप्टिफिबाटाइड एंड टायरोफिबेन। ये हमारे पास जो है ब्लॉक कर देती हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर्स को। जब वो रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे पास जो है फिब्रिनोजिन जो है वो अटैच नहीं हो सकता दो प्लेटलेट्स के बीच में, और एग्रीगेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास एग्रीगेशन जो है वो प्लेटलेट्स की वो रुक जाएगी। ये हो गए हमारे पास जो है जो चारों हमारे पास कैटेगरीज थी प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टॉप करने के लिए, या एंटी प्लेटलेट एजेंट्स थे उनके बारे में, या उनके मैकेनिज़्म भी यहाँ पे इनके साथ डिस्कस हो गया। जो लास्ट स्टेप है प्लेटलेट एग्रीगेशन का वो है हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन। हमारे पास जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हुई थी वो हमारे पास स्टेबल नहीं है। तो इसे स्टेबल करने के लिए जो हमारे पास थ्रोम्बिन रिलीज़ हुआ था एक्टिवेशन स्टेप में, जिसे हम फैक्टर 2A भी कहते हैं, वो हमारे पास फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। ये जो फिब्रिन है ये हमारे पास जो है इस क्लॉट को, या ये जो हमारे पास एग्रीगेशन बनी है खून को रोकने के लिए, इसको हम कहते हैं स्टेबल क्लॉट। अब हम जो है एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें जो है हम डिफरेंट फैक्टर्स को है डिस्कस करेंगे और उन पर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं उनको भी हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।